सर्वप्रथम मैं परम चेतना के प्रतीक भारतीय ऋषि परंपरा के समर्थ वर्तमान परम पूज्य स्वामी रामदेव जी को श्रद्धापूर्ण प्रणाम करता हूँ, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को, और भारतीय आयुर्वेद परंपरा के संवाहक आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। इस पवित्र माँ शारदा के मंदिर में प्रतिकुलपति के रूप में अधिष्ठापित हम सभी के मार्गदर्शक प्रतिकुलपति महोदय को प्रणाम करता हूँ। मैं हम सभी को सहज स्नेह स्निग्ध प्रेम देने वाली, मार्गदर्शन करने वाली साध्वी बहन देवप्रिया जी को प्रणाम करता हूँ, कुल सचिव महोदया को प्रणाम करता हूँ, और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं उनमें अनुस्यूत ब्रह्म ऊर्जा को प्रणाम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। डॉक्टर निधीश ने जो मुझे पहले प्रोफेसर महावीर सर ने बताया था कि विज्ञान विषय है, कल शाम को निधीश जी ने आदेश दिया कि विज्ञान विषय नहीं, आपका वेद में विज्ञान है। तो मुझे लगा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है विषय में, क्योंकि मैं आपसे वेद में विज्ञान या वेद और विज्ञान, विज्ञान में वेद, जो भी शब्दावली प्रयोग करें हम, तथ्य एक ही है। अब सवाल ये उठता है कि विज्ञान शब्द है क्या, विज्ञान का अर्थ क्या है। वेद से तो आप सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि पतंजलि विश्वविद्यालय की आत्मा है वेद और वेदानुकूल शास्त्रों का अध्ययन। लेकिन विज्ञान क्या है, मुझे लगता है मेरे पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को विस्तार से बताया होगा। मैं संक्षेप में अगर कहना चाहूँ, पूरे विश्व के जितने भी दार्शनिक रहे हैं, अगर उनकी समस्त मंतव्यों को हम एक समग्रता के साथ एक पंक्ति में कहें तो प्रकृति के नियमों के जानने की प्रक्रिया विज्ञान है। अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ द नेचर, हम जो प्रकृति है उसके नियमों का बोध कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सी एपिस्टेमोलॉजी फॉलो करते हैं, कौन से हम नॉलेज प्रोसेस फॉलो करते हैं, ज्ञान की किस परंपरा को हम अनुसरण करते हैं, यह विज्ञान की यात्रा का प्रारंभ करता है। यदि हम अपने भारतीय शास्त्रों में जो वर्तमान में विज्ञान शब्द जिसके लिए रूढ़ है, जिन अर्थों में रूढ़ है, क्योंकि शब्द भी परंपरागत प्रयोग होते होते एक अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं, कंजर्वेटिव हो जाते हैं। तो वर्तमान में जब हम विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे जेहन में पूरी दुनिया के 14वीं 15वीं शताब्दी से लेकर आज तक जो यूरोप के वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान को खंड खंड शाखाओं में अध्ययन करने की जो प्रवृत्ति है, उसको ही हम विज्ञान के रूप में रूढ़ हो गए हैं। हमारा अर्थ वही विज्ञान है, और इसका उद्भव भी हुआ था जो फिजिक्स शब्द, प्रोफेसर आलोक जी ने भी फिजिक्स के हैं, मैं भी फिजिक्स का ही हूँ, और फिजिक्स को ही कहते हैं कि पाश्चात्य विज्ञान की आत्मा है, ड्राइवर है, प्राइम ड्राइवर, प्राइम मूवर। और शब्द कहाँ से आया, एक फिजिसिस्ट शब्द है, PHYSIS, फिजिसिस्ट यूनान का शब्द है, लैटिन का। उसका अर्थ होता है टू नो द इसेंशियल नेचर ऑफ थिंग्स, जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उनका जो आवश्यक चरित्र है, रियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ थिंग्स, उनके जो संगठन के जो विभिन्न अवयव घटक हैं, उनको जानना ही फिजिसिस है। और वहीं से फिजिक्स ब्रांच की शुरुआत होती है। और जब फिजिक्स ब्रांच की शुरुआत होती है तो चूंकि जैसा मैंने भी कहा कि प्राइम मूवर ऑफ ऑल साइंसेज है, क्योंकि प्रकृति के विभिन्न घटकों के बीच उनके अंतर संबंधों को जानने की प्रक्रिया अगर भौतिकी से प्रारंभ होती है तो रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अन्य विज्ञान की ओर, टेक्नोलॉजी की ओर भी आगे बढ़ती है।
तो अगर हम उस संदर्भों में विज्ञान की पर को रूढ़ अर्थ में लेते हैं, गूढ़ नहीं रूढ़, कंजर्वेटिव मीनिंग ऑफ साइंस लेते हैं, तो हम वेदों के साथ अन्याय करते हैं। हम वेद में अगर न्यूटन की फिजिक्स तलाशते हैं, अगर हम वेद में डार्विन की थ्योरी को तलाशते हैं, अगर हम वेद में पाइथागोरस का प्रमेय तलाशते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वेद और वेदानुकूल शास्त्रों के साथ अन्याय करते हैं, मेरी मान्यता है। इसलिए एक जो फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे वेदों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में और पाश्चात्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, वो ये है कि हम समग्रता में किसी प्रकृति के घटकों के मध्य के अंतर संबंधों की जानने की कोशिश करते हैं, और जो वेस्टर्न यूरोप का जो विज्ञान है वह खंड खंड में तलाशता है उसकी प्रक्रिया को, उसके बोध को। तो एक और होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, एक और फ्रैगमेंटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। तो दोनों में मेल कहां से हो सकता है? और आया कैसे ये बोध, अंतर कैसे हुआ? अभी मैं प्रतिकुलपति महोदय से ही पूछ रहा था कि क्या पतंजलि विश्वविद्यालय में जो दर्शन के बच्चे हैं वो यूनान और इलियटिक और मलेशियन जो स्कूल ऑफ थॉट है फिलॉसफी का, उसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कि जब तक आप एशिया माइनर के मेलेटस नामक एक जगह थी, जैसे हमारे यहाँ के लिए वेदों के बारे में कहते हैं ना कि इंडस से लेकर के इंडो गैंगेटिक प्लेन में जितने भी वैज्ञानिक थे, ऋषि थे, उन्होंने शोध किया अपने भौतिक इंद्रियों से या इंद्रियातीत बुद्धि से, इंट्यूशन से, ईदर फ्रॉम रैशनलिज्म और थ्रू इंट्यूशन या फ्रॉम बोथ। उसी तरह से मेलेटस और इलिया, दक्षिणी इटली का एक जगह इलिया, इलियटिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहते हैं उनको, और जो एशिया माइनर का जो कैस्पियन सी से लगा हुआ जो जगह है, जो पहले इजराइल और इराक के बीच का एक जगह है जो एशिया माइनर, उसको कहे एक जगह थी मिलेटस। मिलेटस का जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी रही है वो ही पाश्चात्य के वैज्ञानिकों को खंड खंड में प्रकृति को देखने की प्रवृत्ति पैदा की। और वो फिलॉसफी क्या है बहुत संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि एक एक के बारे में बताना चाहूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं दो चार आपको मैं संकेत दे रहा हूं, कभी आप उन्हें से पढ़िएगा। सबसे पहला उनका फिलॉसफर था मिलेटस का थेल्स। वो कहता है कि सब कुछ पानी है और प्रकृति के जितने घटकों में घटक देख रहे हैं सब में देवता समाये हुए हैं। ये करीब ईसा के 6ठी शताब्दी पूर्व की बात है, मध्य की बात। इसके बाद आता है वहां पर एनॉक्सिमंदर नाम का एक फिलॉसफर आता है। वो कहता है कि जो कुछ प्रकृति में हम देख रहे हैं अतीत से ही आता है, असीम से आता है और असीम में चला जाता है, तिरोहित हो जाता है, बीच की प्रक्रियाओं के बारे में मौन हो जाता है। इसके बाद जब थोड़ी आगे और गाड़ी बढ़ती है, उनका एक और फिलॉसफर आता है एनाक्सिमेनिस। वो कहता नहीं, असीम में भी तिरोहित नहीं होता, पानी से भी नहीं हुआ, वायु से होता है। सब कुछ वायु से होता है, क्योंकि पानी भी तो भाप से ही बनता है। तो वो उस पर आ जाता है। थोड़ी और 25-30 साल 40 साल और आगे बात बढ़ती है तो एक और फिलॉसफर आता है उनका, परमेंडीज। ये इंपॉर्टेंट फिलॉसफर है, इसलिए मैं चाहूंगा इसका नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। परमेंडीज वो कहता है कि जो मैं देखता हूं उसी को सच मानूंगा, लेकिन अपनी बात का ही कंट्राडिक्शन भी करता है। कहता है कि अगर हमारी इंद्रियां कभी कभी हमें ऐसा अनुभव भी कराती हैं कि हमें भ्रम पैदा कर देती हैं, इसलिए इंद्रियों द्वारा अनुभूत तथ्यों को भी हम सत्य नहीं मानते। तो उससे पूछा गया कि फिर सत्य क्या है? उसने कहा कि प्रकृति में जितने भी घटक हमें दिखाई पड़ रहे हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता।
अब देखिएगा, यहीं से फंडामेंटल चेंज है हमारी फिलॉसफी और उनकी फिलॉसफी में। वो कहते हैं कि प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो प्रकृति का घटक है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। घोड़ा है तो घोड़ा रहेगा, आदमी है तो आदमी रहेगा, इस तरह उदाहरण भी देता है, गधा है तो गधा रहेगा। तो उससे पूछा गया कि फिर अलगाव क्यों होता है, तो उसने कहा कि छोटे छोटे जो इसके घटक होते हैं, छोटा छोटा होता जाता है, लेकिन वो मूलतः इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब उसको विनाश नहीं किया जा सकता। वो मतलब प्रकृति में विद्यमान है, वो छोटा हो सकता है लेकिन विद्यमान है। तब तक उसने अणु शब्द का प्रयोग नहीं किया था। वो सिर्फ कहता है इनडिस्ट्रक्टेबल एलिमेंट्री सॉलिड पार्टिकल, उसमें पूरी दुनिया की व्याख्या करता है, प्रकृति की घटक की बात करता है। उससे जो और आगे बढ़ते हैं तो MP डोकनीज नाम का एक फिलोसोफर आता है। वो कहता है जैसे हम पंच महाभूतों की बात करते हैं ना, वो 4 महाभूतों की बात करता है, आकाश को छोड़ देता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि 4 को लेता है, कहता है इन्हीं 4 से पूरा ब्रह्मांड बना है। इसके बाद फिर इसके आगे एक और फिलोसोफर आता है, उसका नाम है एनाक्सिगोरस। मिलेटस स्कूल ऑफ फिलोसफी का ये है सब। एनाक्सिगोरस कहता है कि नहीं, 4 से नहीं, अनंत अणुओं से बना है, अनंत सूक्ष्म अणुओं से बना है ब्रह्मांड। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आता है इसके बाद, जिसका नाम लेने जा रहा हूं मैं, जहां से विज्ञान की आधारशिला न्यूटन की शुरू होती है, वो है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस जो बहुत ही घोषणा करता है बड़े प्रामाणिकता के साथ उसी की बात को, परमेंडीज की बात को और आगे कहता हुआ कहता है ये दुनिया पूरी ब्रह्मांड जो यंत्र जैसा है, मशीन है। कहते हैं तो मशीन है, इसमें जितने भी घटक हैं मशीन के अंदर जैसे फोर्सेस काम करती हैं उसी तरह काम करती हैं। और उस लोगों ने पूछा कि भाई इसको चलाता कौन है, तो ईश्वर को भी नहीं मानता था। कहता था कोई इन्हीं शक्तियों के परस्पर समीकरणों से चलता होगा, बट यंत्रवत है मशीन। और इसके जितने प्रकृति के घटक हैं वह अविनाशी हैं, इनडिस्ट्रक्टेबल है। उससे फर्दर जब सवाल पूछा गया कि अविनाशी कैसे हैं, इनका भी तो कोई ओरिजिन होना चाहिए, तो मौन हो जाता है। कहता इन सवालों में नहीं जूझता, मैं प्रकृति को उतना ही देखना चाहता हूं जितना देखने से मनुष्य को, प्रजाति को फायदा हो। इसके बाद आपने सुना होगा बहुत प्रसिद्ध जो फिलोसोफर्स हैं यूनान के, रोम के, एथेंस के, सुकरात, अफलातून, प्लेटो और अरस्तु। ये 3 फिलोसोफर्स आते हैं और ये आते हैं, अब देखिए संयोग की बात, मैंने देखा है, आप भी इतिहास को अगर पढ़िए, कुछ ऐसे कालखंड होते हैं जिन कालखंडों में भौगोलिक सीमाओं से परे एक ही समय में बहुत अच्छे अच्छे विचारक पैदा होते हैं। ये कालखंड है वही 400-500 शताब्दी पूर्व ईसा के, जब भारत में बुद्ध और महावीर होते हैं, चाइना में कन्फ्यूशियस होता है, रोम में सुकरात होता है, ईरान में जुरथुस्ट्र होता है। ये सारे के सारे विद्वान, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि एक दूसरे से कभी मिले थे कि नहीं मिले थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सबने अपने व्यवस्था में, अपने समय में ये क्रांतिकारी दार्शनिक बोध दिया। सुकरात कहता था, बहुत एक अच्छी बात उसे मैं अच्छी लगती है, मैं नई पीढ़ी के लोगों को अक्सर मैं कहता हूं, वो कहता था सुकरात, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। क्या कहता था, बोलिए तेजी से। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यही तो उसका दर्शन शुरू होता है। उसके शिष्य थे अफलातून, प्लेटो। प्लेटो तो पौराणिक कथाकार थे, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नहीं भागवत पुराण और शिव पुराण कहते हैं, उसी तरह का वहाँ रोम में एक कथाकार था पौराणिक,
गुफा के अंधेरे में करके एक पौराणिक कथा बहुत सुनाता था वो। उसका प्रतीक रूप में एक फिलॉसफी है कि वो कहता था कि जैसे मान लो इतने लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी जाए और पीछे से थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाए और आदमी आए जाए और इस गुफा में से किसी को बाहर न निकलने दिया जाए, तो परछाई को ही सत्य समझेगा वो। अगर उसको निकाल के बाहर किया जाए तो बाहर देख करके उसे विस्मय होगा कि अरे ये क्या है, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो उस पर वो कहता है, बट अच्छी बात है कि यहाँ से हमारे प्राचीन दर्शन की, भारत की जो थोड़ी सी तालमेल बैठती है, क्योंकि प्लेटो आत्मा में विश्वास करता है। लेकिन उसकी परिभाषा आत्मा की हमारे उपनिषदों की परिभाषा नहीं है। वो आत्मा को कहता है तर्क, कहता है विश्वव्यापी तर्क होगा। जैसे हर मनुष्य का अपना तर्क है, आपसे कोई प्रश्न किया जाए आप तर्क करते हो, कहता है हर व्यक्ति का एक तर्क है। उसी तरह से कोई न कोई पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का भी एक समग्र तर्क होगा, तो उसको कहता है आत्मा हो। इसके बाद अरस्तु आता है जो अफलातून का शिष्य होते हुए अफलातून का विरोधी है दर्शन के स्तर पर, और वो फिर उसी फिलॉसफी को देता है जो परमेंडीज की फिलॉसफी है, उसको किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाता है। ये ज़रूर है कि वो एक अच्छा लेखक था, 97 किताबें लिखी उसने, अरस्तु ने, राजधर्म पर भी लिखा, नैतिकता पर भी लिखा, लेकिन उसने भी केंद्र में रखा तर्क को। कहता था मैं हर किसी चीज को नहीं मानता जब तक कि वो तर्क के तराजू पर तौल न दिया जाए। रैशनलिज्म, हर चीज के बियॉन्ड रैशनलिज्म, हर चीज के बियॉन्ड रैशनलिज्म स्थापित है। इसके बाद जब रेनेसां आया यूरोप का, तो एक बहुत बड़ा फिलॉसफर वहां आता है, उसका नाम है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, डेकार्ट। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? बहुत अच्छी बात है, इतने लोगों ने तो सुना है। डेकार्ट आता है, वो क्या कहता है? आई थिंक देयरफॉर आई एम, कॉग्निटो इर्गो सम, कॉग्निटो इर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अजय वाक्य कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन हमारे पूरे न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है, फिजिक्स, उसकी बैक फाउंडेशन है। वो क्या कहता है? माइंड और मैटर दोनों में सेपरेशन कर देता है कि मैटर और माइंड में, हमारे वेदों में अभ्युदय निःश्रेयस में समन्वय है, ध्यान रखिएगा। ये यहां पूरा मैटर और माइंड को बिल्कुल अलग कर देता है और कहता है जो माइंड है वहीं एग्जिस्टेंस है, मैटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका कोई मतलब नहीं। इसके बारे में क्या है? इस पर तो नियंत्रण होना चाहिए, मैटर पर। मैटर पर जितना नियंत्रण करोगे उतना ही शक्तिशाली होगे। और यहीं से यूरोप की पूरा दर्शन बारबेरियन हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा, एक इन्होंने किया, डेकार्त की फिलॉसफी ने। ये जरूर है कि जब यात्रा आगे बढ़ती है तो हीगल आता है जो एब्सोल्यूट कॉन्शसनेस की बात करता है, मार्क्स आता है जो थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस की बात करता है, प्रोलेटारिएट के डिक्टेटरशिप की बात करता है, लेकिन वो सारा का सारा, हीगल तो थोड़ा कॉन्शसनेस की बात करता है, लेकिन हीगल के अलावा जितने भी आइडियलिज्म वाले लोग वहाँ थे, सब मैटर को कंट्रोल करने वाली बात मानने लगे कि मैटर है और मैटर को कंट्रोल करो, और यहीं से तुम सिविलाइजेशन का नया उभार रहेगा। यहीं से न्यूटन की मैकेनिक्स शुरू होती है, फिजिक्स, और उसकी भी एक मांग थी। विज्ञान कहाँ से पैदा होता है? अचानक नहीं पैदा होता, आवश्यकताओं से ही होता है। यूरोप का इतिहास जिन्होंने पढ़ा होगा, यूरोप में टेम्परेचर बहुत लो होता था पहले। 11वीं शताब्दी में एक ऐसा कालखंड आया था क्लाइमेट चेंज का, जब वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, पिघल गई बर्फें, एग्रीकल्चर एरिया फैल गया, कृषि क्षेत्र। जब कृषि क्षेत्र फैला तो लोग खेती करने लगे,
और वहाँ भी सिस्टम उसी तरह इवॉल्व हुआ जैसे हमारे वेदों के समय में इवॉल्व हुआ था। वहाँ भी फ्यूडल सिस्टम आया, वहाँ भी राजा जो थे, ओलिगार्कीज जो थी, वो टैक्स लेने लगे किसानों से, पेजेंट्री से। लेकिन प्रकृति ने एक ऐसा अनोखा खेल खेला कि 1328 के आसपास टेम्परेचर अचानक फिर लो हो गया, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड थी स्क्वीज कर गई, कम हो गई। जब कम हो गई तो पेजेंट्री से जो वसूली होने लगी टैक्स की, तो दें कहाँ से? फ्यूडल्स के पास पैसा नहीं, सेना रखने की, आपस में छोटे छोटे जो फौजें रखते थे उनके लिए कोई धन नहीं। उस समय फिर ये सोचा, इसलिए डार्क एज कहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा मध्य युग को, 14वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक को यूरोप का डार्क, मतलब एक मध्य युग कहते हैं, जिसमें से 9वीं से 14वीं तक को डार्क एज कहते हैं। इसलिए उस दौरान कोई इनका अच्छा फिलॉसफर भी नहीं आया, न कोई वैज्ञानिक आया, न कोई राज्य स्थापित हुआ अच्छा। उसी दौरान एक आवश्यकता महसूस हुई कि अब खेती से तो कुछ हो नहीं सकता, तो क्या किया जाए? इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड आई, औद्योगिकरण की, और उसी से आगे बढ़ी बात। औद्योगिकरण से युद्ध होने लगे आपस में, तो युद्ध के लिए भी, विपणन के लिए विज्ञान की जरूरत थी। पश्चिम का विज्ञान कहाँ से पैदा हुआ वो मैं बता रहा हूँ। युद्ध में जैसे लोग कहते हैं ना कि सेब गिरता हुआ देख करके न्यूटन को ग्रेविटेशन लॉ की याद आई, ये सब महिमा मंडन है। सेब तो पहले भी गिरता रहा था। ये था कि जो हम बारूद के गोले फेंकेंगे, प्रक्षेप करेंगे, कितनी दूरी तक जा सकता है, कितनी मात्रा में, उसको आंकड़े में ग्रेविटेशन लॉ आया है। सारा का सारा युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुरू है। इसीलिए उसका फल देख रहे हैं आप कि आज भी पूरे यूरोप का जितना विज्ञान है, वो चाहे हेल्थ के संदर्भ में हो, जैसे पूज्य स्वामी जी कहते हैं ना एलोपैथी के बारे में, खंड खंड का चिकित्सा विज्ञान है। उसी तरह से हमारा जो मूल विज्ञान ही खंड है, चिकित्सा तो उसका बाय प्रोडक्ट है। एलोपैथी इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द फिजिक्स। वो तो फिजिक्स जिस तरह की धारा बहाती है, भौतिक विज्ञान जो नियम सिद्धांत, फंडामेंटल लॉज, उसी आधार पर अन्य विज्ञान आवश्यकता अनुसार अपने को परिमार्जित करते हैं, परिष्कृत करते हैं, परिवर्तित करते हैं प्रोडक्ट के रूप में। तो ले गए उस रूप में। युद्ध तो हमारा देश कहाँ शुद्ध बुद्ध निरंजन, और कहाँ युद्ध की आवश्यकता का विज्ञान। तो दोनों के विज्ञान में कहीं मेल खा सकता है क्या? आवश्यकताएं तो भिन्न है। लेकिन हम उस न्यूटन की मैकेनिक्स को तलाशते हैं वेद में, जबरदस्ती तलाशते हैं, जबकि हमारे ऋषियों की जो प्रज्ञा थी वो तो होलिस्टिक थी, समग्रता की थी। वो प्रकृति के किसी घटक को आइसोलेशन में व्याख्या नहीं करते थे। आइसोलेशन में कि किसी एक को बिल्कुल अलग से आइसोलेट करो और उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं हो, और उसका हम अध्ययन करो, फिर उस अध्ययन के आधार पर जनरलाइज करो कि पूरी प्रकृति इसी तरह की हो सकती है। ये सिद्धांत हमारे वेदों का नहीं है। हमारे वेदों ने स्वयं को भी प्राकृतिक, पूरे, अगर मैं इसको कहूँ नेचर्स बॉडी या नेचर्स ऑर्गेनिक सावयव, तो उसका खुद को, उसका अपने को हिस्सा माना और उसमें होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण किया, और प्रेक्षण करने के आधार पर इंद्रियातीत ज्ञान, इंट्यूशन के आधार पर भी उस ऑब्जर्वेशन का विश्लेषण करते हुए उन्हें जो समझ में आया, जो ज्ञान बोध आया, उन्होंने बहुत ही सहज गीतों के माध्यम से एक सुलभ हमको कराया। हम उसमें तलाशते हैं मैथमेटिकल फार्मूला। जहां प्लूटो ये कहता था, मतलब 300-400 शताब्दी पूर्व ईसा के, कि प्रकृति की पुस्तक गणित की भाषा में लिखी गई है। कटियार साहब मैथमेटिक्स के हैं, वो प्लूटो का स्टेटमेंट पढ़े होंगे। और पाइथागोरस क्या कहता था? ऑल थिंग्स आर नंबर्स,
कि प्रकृति में जितने घटक हैं सिर्फ वो संख्या है एक गणित के, और कुछ नहीं। उस देश का विज्ञान है वो, जिस देश में सारे वस्तुओं को, घटक को, प्रकृति को सिर्फ संख्या मानते थे, जो प्रकृति के समस्त विज्ञान को, प्रकृति के समस्त ज्ञान परंपरा को, उसकी पुस्तक को गणित की भाषा में लिखा गया मानते थे। और न्यूटन ने वही किया। और न्यूटन से पहले किसने किया? कोपरनिकस ने किया। और एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, मैं स्लाइड में भी दिखाऊंगा उसको, पावर पॉइंट में। हेलियोसेंट्रिक सबसे पहले 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस की किताब में रिवोल्यूशंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज नाम की किताब उन्होंने लिखी जब, और उसमें भी इतना डरे हुए थे वो, इतना डरे हुए थे कि उन्होंने अपने शिष्य से कहा, अपने जैसे पीएचडी वाले रिसर्च स्कॉलर से कहा कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा ना, उस दिन इसको प्रकाशित करना, वरना मुझे सजा बहुत मिलेगी। और ऐसा क्यों किया कि पूरे क्रिश्चियनिटी में, टेस्टामेंट में अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी सूर्य से बड़ी है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। ये क्रिश्चियनिटी के रिलीजन का ये साइंस था। एक और हमारा साइंस है, अभी मैं बताऊंगा। और एक और क्रिश्चियनिटी का साइंस 16वीं शताब्दी में कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से बहुत बड़ी है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इसको कहने में कोपरनिकस को हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि नहीं नहीं पृथ्वी चारों ओर घूमती है, कहना चाह रहा था वो, लेकिन वो मरने के बाद उसको प्रकाशित कराया। केपलर ने उसको थोड़ा सा कहा कि नहीं, कोपरनिकस ने जो कहा था कि पृथ्वी चारों ओर घूमती है, तो उसने कहा कि नहीं, गोल है पृथ्वी, उसका आकार चपटा नहीं है, गोल है। क्रिश्चियनिटी में लिखा हुआ है कि पृथ्वी चपटी है, फ्लैट। इसके बाद जब गैलीलियो ने मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म किया और उसने ये कहना चाहा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, सॉरी, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में जब कहना चाहा, जड़त्व का नियम, और उसमें जब उसने चंद्रमा की खोज की, बृहस्पति के 4 चंद्रमा की बात की, तो क्रिश्चियनिटी जो राजधर्म था वहां के राजा ने उसको कारावास दे दिया, आजीवन कारावास। ये गलत बोल रहा है कि जो लिखा है बाइबल में उससे भिन्न कैसे हो सकती है कोई बात सही, जबकि उसी बात को ऋग्वेद की कई ऋचाओं में आता है कि सूर्य ही समस्त 2 लोक पृथ्वी लोक को आकर्षित करता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है, पृथ्वी गोल भी है। फिर कहीं लिखा है कि जैसे कुबड़ वाली कोई औरत थोड़ी सी झुकी होती है, उत्तरी ध्रुव की ओर झुकी हुई है। आज का जो प्रमाण ऋग्वेद में है, वो ऋचाएं आप लोग जानते होंगे, मैं भी स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। ये बातें हजारों साल पहले हमारे वेदों में कही गई, जिसको कहने पर कोपरनिकस को मृत्यु के पहले साहस नहीं हुआ, और गैलीलियो ने जब साहस किया तो उसको आजीवन कारावास मिला। और ये बात कुल 500-600 साल पुरानी है, उस क्षेत्र की जहां पर हम दावा करते हैं कि हम तो बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं, और भारत के लोग, और नहीं भारत के ही नहीं बल्कि वो तो पूरे ईस्टर्न बेल्ट को ही, जापान को, ताओइज्म को भी यही कहते हैं, जैनिज्म को भी यही कहते हैं, बुद्धिज्म को भी यही कहते हैं, जैनिज्म को भी यही कहते हैं, हिंदुइज्म को भी यही कहते हैं, सबको कंजर्वेटिव करार देते हैं। इसी तरह से प्रकाश की गति के बारे में, वेस्टर्न यूरोप में प्रकाश की गति का मापन 18वीं सेंचुरी में होता है। ठीक है, प्रकाश पहले मानते थे प्रकाश एक अग्नि है, फिर कहते थे वो जो उसके आधार पर, जो मैं कह रहा था ना, एम्पिडोक्नीस के आधार पर। इसके बाद उन्होंने जब नियम बनाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के माध्यम से पृथ्वी पर आता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हमारे जो एवा मरुत के 9 मंत्र हैं ऋग्वेद में,
उस सूक्तों में देखेंगे तो लगभग आपको उससे मिलता जुलता संदेश मिलेगा। एक बात जरूर भिन्न है, चूंकि आप लोग वेदों को पढ़ते हो, वेदों के जो भाष्य लिखे गए ना, वो अलग अलग दृष्टिकोण से लिखे गए। उसमें तीनों प्रकार के दृष्टिकोण की संभावना है। आदि भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है, आदि दैविक भी है। जिस भाष्यकार का जो दृष्टिकोण था उसके हिसाब से लिखा, और ज्यादातर मुझे दिखता है, मुझे आध्यात्मिक दृष्टिकोण ज्यादा दिखता है। उसमें आदि भौतिक दृष्टिकोण से वैदिक शब्दों के अर्थ को या संपूर्णता में वाक्य के निहितार्थ को निकालने की दक्षता का अभाव दिखता है। उसका कारण भी था क्योंकि हमारी संस्कृति आध्यात्मिक है, हमने कभी भौतिकता को केंद्र में रखा ही नहीं, तो इसलिए हमारे जितने भी दृष्टिकोण है विद्वानों के वो आध्यात्मिक होते हैं। एक श्लोक मैंने एक बार बोला भी था, त्रियद दिवा परिम मुहूर्तम आगात स्वई, ऋग्वेद का एक श्लोक है, अभी मैं इसको दिखाऊंगा, जिसका अर्थ है, प्रशस्त पाद जी ने किया है कि दिन में 3 बार, एक मुहूर्त में 3 बार प्रकाश की किरण आती है पृथ्वी से और वापस जाती है, चक्र करती है, आना जाना 3 चक्र पूरा करती है एक मुहूर्त में। एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, ये तो पता ही होगा बच्चों को भी। 6 का भाग दे दीजिए तो एक बार आने जाने में कितने मिनट हुआ? 48 मिनट में एक मुहूर्त में अगर 3 बार आना जाना हुआ, बोलो ना, अरे तेज बोलो, तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटी, इतनी गणित तो वर्तमान भारतीय जानते थे और ज्यादा ही जानते थे। 8 मिनट। और वर्तमान में क्या कहते हैं, प्रकाश की गति कितनी है? एक आदमी बोलिए। 1.86 माइल्स पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 मिनट में हुआ 180 लाख किलोमीटर प्रति मिनट। और पृथ्वी की और सूर्य से दूरी कितनी है? 1496 लाख किलोमीटर। कितनी? ये आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं, कोई एनपी सिंह का स्टेटमेंट नहीं है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, ये वैज्ञानिकों का है। तो 1496 में 180 का भाग दे दीजिएगा तो 8 मिनट 19 सेकेंड निकलता है। तो आज के वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। हमारे ऋग्वेद का मंत्र कहता है कि 8 मिनट में लगता है। और हजारों साल पहले कहता है। ये लोग तो अभी 300 साल, 350, बाइबल में तलाश लो, किसी अन्य धर्म ग्रंथों में तलाश लो, अवेस्ता में तलाश लो, कहीं ये रोम यूनान के दार्शनिकों की पुस्तकों में तलाश लो, ये नहीं मिलता। और एक जो फंडामेंटल मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि वेद में विज्ञान हम क्यों तलाशें? ठीक है, भौतिक आधार पर भी हम तलाशते हैं, तो प्रकाश की गति, विमान शास्त्र, नौका शास्त्र, आपके धनुर्वेद, आयुर्वेद के संदर्भ में नक्षत्र ज्ञान, सृष्टि विज्ञान, वृष्टि विज्ञान, ऐसे तमाम आपको मिलेंगे। और महर्षि भृगु, भारद्वाज, वशिष्ठ, कपिल, आपके भारद्वाज जी का यंत्र सर्वस्वम किसी ने पढ़ा है? इसको जरूर नोट कर लीजिए। महर्षि भारद्वाज का है यंत्र सर्वस्वम, जिसमें 108 यंत्रों की चर्चा है। और उस टेक्नोलॉजी को आप देखेंगे, जो आरोप लगाते हैं ना भारत पर लोग कि हमारे वेद और वेदानुकूल शास्त्रों में तो कहीं टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, सिर्फ वैचारिक आधार पर हो सकता है महान हो। अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि वैचारिक रूप से महान हो सकते हैं, वैचारिक रूप से बड़ी बातें कह सकते हैं, उदाहरणाएं दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने मूर्त रूप क्या दिया? बच्चे भी पूछते हैं हम लोगों से कि हमारे सामने क्या प्रमाण है? ठीक है, वो प्रमाण चूंकि हजारों साल पहले की बात है, वो तो भग्नावशेष तो 2000 साल के नहीं मिलते, तो कोई ज़रूरी नहीं गारंटी मिले। उसकी एक अलग कहानी है कि क्यों गायब हुआ हो, वो लास्ट में आऊँगा मैं उस बात पर। लेकिन आप ये बताओ
कि जब हम महर्षि शौनक का, महर्षि भारद्वाज का विमान शास्त्र पढ़ते हैं, वैमानिकी पढ़ते हैं, तो मान लो कोई कल्पना कर सकता है एक बार कि भाई उड़न खटोला था, पुष्पक विमान था। एक कवि की कल्पना हो सकती है, जो आरोप लगाते हैं लोग हमारे ऊपर, वेदों पर, वेदानुकूल शास्त्रों पर, कि ये तो ठीक है, कल्पना थी, मनुष्य की उड़ान थी, कल्पना की। लेकिन कल्पना होगी तो सिर्फ एक कहानी के रूप में चर्चा होगी ना। कि कल्पना होगी तो उसमें ये भी लिखा होगा कि विमान में कितने घटक हैं, उस यंत्र में, विमान में। क्या उसमें ये भी चर्चा होगी कि जैसे सिविल एविएशन आजकल आकाश पथ का निर्धारण करता है कि हेलीकॉप्टर किस साइकिल में जाएगा, एयर के किस ऑर्बिट में, और विमान बड़े किस ऑर्बिट में जाएंगे, एयरफोर्स के विमान किस ऑर्बिट में जाएंगे, विदेशी विमान किस ऑर्बिट में जाएंगे, ताकि आपस में टकराव ना हो। तो महर्षि शौनक ने 5 पथ की चर्चा की आकाश में, विमान चल लेंगे। अच्छा चलो वो भी मान लो भाई, कोई कह सकता है कपोल कल्पित है। इसके बाद उन्होंने फ्यूल की चर्चा की है, ईंधन की, कि विमान जो हमारे यहाँ है उसमें किस किस तरह के ईंधन प्रयोग हो सकते हैं। उसमें 7-8 ईंधनों की चर्चा है, और उसमें सौर ऊर्जा की भी चर्चा है। और इससे एक कदम और आगे बताऊं आपको कि विमानों को सिक्योरिटी के एंगल से भी, जैसे आकाशीय बिजली गिरने से विमान ध्वस्त न हो जाए, उसके लिए भी विमान पर किस तरह का यंत्र ऊपर लगाया जाएगा, उसकी भी चर्चा है। तो क्या इतनी कपोल कल्पित बातें हैं सब? कोई आदमी इतनी कल्पना कर सकता है क्या, बिना किसी वास्तविकता के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के? नहीं कर सकता। इसी तरह नौका शास्त्र है, इसी तरह वनस्पति शास्त्र है। जगदीश चंद्र बोस साहब जिस रिसर्च के लिए इतने सम्मानित माने जाते हैं, वेदों की ऋचाओं में, तमाम ग्रंथों में बार बार ये चर्चा है क्लोरोफिल की भी, अभितत्व जिसको कहते हैं हिंदी में, उसकी चर्चा है। और साथ ही ये भी चर्चा है कि वनस्पतियों में प्राण होता है। ये हमारे ऋग्वेद के और यजुर्वेद की ऋचाओं में कई जगह आता है। उसका भी प्रमाण मैं स्लाइड दे दूंगा, हालांकि बहुत थोड़ा ही निकाल पाया हूं मैं, क्योंकि कल ही मुझे आदेश हुआ कि वेदों में विज्ञान तलाशना है। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ये कि क्या ये सब कपोल कल्पित हो सकती हैं बातें से। अच्छा, वर्तमान की बात करते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स की। इसमें से कोई कौन लोग फिजिक्स के विद्यार्थी हैं? कोई पढ़े हैं बीएससी तक, एमएससी तक? कटियार साहब आपने तो पढ़ा होगा। फिजिक्स के कौन है? अच्छा, 3-4 लोग तो हैं, 5 लोग। चलिए, आप भी हो फिजिक्स के, गुड। तो यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर और स्टूडेंट? पीएचडी स्कॉलर, वेरी नाइस, थैंक यू। फिजिक्स में उसकी यात्रा समझा रहा हूं मैं, जो फिजिक्स है यूरोप की। सबसे पहले तो न्यूटन साहब से शुरू होती है, मानते हैं। उसको कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो तो उनको एक आधार दिए थे। न्यूटन साहब की बात शुरू होती है। न्यूटन साहब की जो फिलॉसफी थी, उसी फिलॉसफी पर थी जो पार्मेनिdes, डेमोक्रिटस और देकार्त की थी, कि प्रकृति में जितने भी घटक हैं सब सॉलिड मटेरियल हैं, उनके अंदर फोर्स आपस में प्रयोग होता है। एब्सोल्यूट दिक और काल, टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट होता है, शाश्वत होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। और भी 3 डायमेंशनल स्पेस को लिया उन्होंने, ओनली 3 डायमेंशनल स्पेस, एब्सोल्यूट टाइम, अनचेंजेबल स्पेस, एलिमेंट्री सॉलिड पार्टिकल एंड द फोर्स वर्किंग बिटवीन दीज कॉम्पोजिशंस। यही तो है न्यूटन की फिजिक्स। और वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, एलिमेंट्री सॉलिड पार्टिकल है। न्यूटन से जब पूछा गया, बहुत सारे अपने, मैं भारत के विद्वानों से पूछता हूँ, जब कहते हैं ना ये ईश्वर तो वैज्ञानिक नहीं है, हमने कहा किस आधार बोलते हो तुम? कहते हैं भाई न्यूटन ने कहा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। हमने कहा न्यूटन की किताब पढ़ लो, ऑप्टिक्स। जब न्यूटन से पूछा गया
कि ये बताओ ये सॉलिड पार्टिकल है, ये फोर्स है, ये स्पेस टाइम शाश्वत है, इसको बनाया किसने? हु क्रिएटेड? उसने कहा गॉड। दिस इज आंसर ऑफ न्यूटन, जिसकी कसमें खा के लोग ईश्वर को अपमानित करते रहते हैं। वो वैज्ञानिक कहता है ईश्वर ने क्रिएट किया है इसको, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, जो उसके लॉज हैं, मतलब गॉड इज लाइक ए किंग, ही गवर्न्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचर, वो गवर्न करता है उसको। हम उसके जो गवर्नेंस में जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसेंशियल नेचर है, उसी का अध्ययन कर सकते हैं। वो अपनी लिमिटेशन बता देता है। लेकिन जो कम विज्ञान जानने वाले लोग हैं, वो बहादुर लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं कि वो परे हो जाता है ज्ञान के, समझ के। अच्छा, उससे भी आगे बढ़िए, वो तो सिर्फ पार्टिकल की बात करता था। जब आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है। कौन करता है? माइकल फैराडे, इलेक्ट्रिसिटी की बात। इसके बाद थोड़ा और कदम आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात आती है। जब फोर्स को फील्ड के रूप में लेते हैं कि फोर्स ऐसा नहीं है कि जैसे हम हैं यहाँ पर और यहाँ पर परमार देव जी खड़े हैं तो दोनों के बीच में कोई फोर्स कर रही है, नहीं। उन्होंने कहा कि फोर्स दो आवेशों के मध्य विपरीत जो चार्ज होते हैं उनके बीच में फोर्स का एक फील्ड के रूप में फोर्स होता है। फोर्स इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इट इज लाइक ए फील्ड, मैक्सवेल ने कहा। इसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं, ये पूरे न्यूटन और मैक्सवेल फैराडे की पूरी जो धारणा थी ना, जो पार्मेनिड्स देकार्त के आधार पर थी, आइंस्टीन ने उसको सेकेंड्स में ध्वस्त कर दिया जब उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा। क्यों? क्योंकि पूरा न्यूटन की फिलॉसफी, इसको हम कहते हैं मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू, न्यूटोनियन फिजिक्स। जब वो न्यूटोनियन फिजिक्स और मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू की बात करते हैं कि पूरी दुनिया एक मशीन है, जो डेमोक्रिटस कहता था, न्यूटन ने उसी पर सिद्ध करने की कोशिश की अपने परिणामों के आधार पर, अपने प्रयोगों के आधार पर। जब उसने पूरी कोशिश की तो वो यही मानता रहा कि ये जो भी हम देख रहे हैं इनडिस्ट्रक्टेबल है, फील्ड है, और मैटर बिल्कुल स्वतंत्र है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। जो पदार्थ है वो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन आइंस्टीन ने कहा ब्रह्म में हो न्यूटन तुम, ये पदार्थ ऊर्जा में रूपांतरित होता है। E is equal to mc square डिपेंड्स ओनली ऑन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वो मैटर की गति कितनी है, अगर सूर्य में प्रकाश की जो गति है जो पृथ्वी पर आती है, उस गति के आसपास अगर किसी भी मैटर की गति हो जाए तो उसका एनर्जी कन्वर्जन का फार्मूले से उसने सिद्ध किया, फार्मुलेट किया उसने। फिर पूरी फिलॉसफी खत्म हो गई। जो मैं बता रहा था ना आपको, मिलेशियन स्कूल ऑफ थॉट, मिलेटस वाली, जो यात्रा शुरू होती है थेल से लेकर के देकार्त तक की, और जो फिजिक्स में कन्वर्ट होती है न्यूटन और फैराडे और मैक्सवेल के रूप में, वो पूरी की पूरी जो 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक, 19वीं शताब्दी के अंत तक, 20वीं के प्रारंभ तक, जो 250 सालों तक राज करता रहा न्यूटोनियन मैकेनिस्टिक व्यू कि मैटर और माइंड अलग होता है और मैटर पर कंट्रोल करने के लिए ही साइंस का अभ्युदय हुआ है, ये फिलॉसफी पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई। उसमें आइंस्टीन ने 2 थ्योरी दिया था। एक तो दिया था रिलेटिविटी थ्योरी, जिसमें स्पेस टाइम एब्सोल्यूट नहीं रहा, मैटर भी इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं रहा। और एक थ्योरी उसने और लिखा था पेपर, क्वांटम थ्योरी पर, लेकिन वो बहुत उसकी आइंस्टीन के नाम से चल नहीं पाई, जिसको आगे बढ़ाया मॉडल में रदरफोर्ड ने, जब उसने उसको प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम्स के रूप में रखा कि जैसे प्लेनेट है ना, कि सूर्य है, ग्रह चलते हैं, चारों ओर घूमते हैं, उसी तरह उसने कहा कि हर एलिमेंट के, तत्व के डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं, उसमें फिर एक न्यूक्लियस होगा, फिर चारों ओर घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। उस मॉडल पर ले आया, उसी के आधार पर एलिमेंट्स की रचना किया। लेकिन तब भी वो अभी धारणा चल रही थी कि परमाणु अविभाज्य है। वो जो डेमोक्रिटस वाली फिलॉसफी थी अभी ध्वस्त नहीं हुई।
अभी मानते थे कि ठीक है छोटा से छोटा है लेकिन अविभाज्य है, उसके नीचे अगर हम विभाजित करते हैं तो गुणधर्म बदल जाएगा, उसका मूल स्वरूप नहीं रहेगा, इसलिए वही अविभाज्य है। लेकिन जब और आगे बढ़ती है बात, de Broglie, Pauli-Dirac, Pauli's, वर्नर हेजनबर्ग, नील्स बोर, अगर ये जब आते हैं 1930 से लेकर के 1978 के बीच में, ये जो वैज्ञानिक आते हैं तो कहते हैं पूरी दुनिया को कि सुनो, ये जो हम प्रयोग अब कर रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स के, सब एटॉमिक वर्ड की, एटॉमिक वर्ड सब एटॉमिक वर्ड और नीचे जा रहे हैं जब हम, तो ये तो बड़ा विचित्र परिणाम आ रहा है। ये तो ऐसे परिणाम आ रहे हैं जो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में बहुत पहले कहा जा चुका है, वो बातें आ रही हैं अब तो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, या ये मत कहिएगा कोई कपोल कल्पित बात कर रहा हूँ मैं इसीलिए लिख के लाया था ओपेनहाइमर का स्टेटमेंट, हेजनबर्ग का स्टेटमेंट और नील्स बोर का स्टेटमेंट। जब वो कहते हैं ओपेनहाइमर, जो एटॉमिक उसके सबसे बादशाह माने जाते हैं, द जनरल नोशंस अबाउट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग which are illustrated in atomic physics are not in the nature of things wholly unfamiliar, wholly unheard of, or new. Even in our own culture, they have a history, and in Buddhist and Hinduism, more considerable and central place, what we shall find is an exemplification and encouragement and refinement of the old wisdom. कहता है जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं, अब जो भी रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, ये तो पार्टिकल वही बिहेवियर दिखा रहे हैं जिस तरह की बिहेवियर की बात हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में बहुत पहले ऋषियों ने कही है, ईस्टर्न मिस्टिसिज्म में। ये तो उसी तरह का व्यवहार दिख रहा है पार्टिकल्स का, और कह रहा हमारे यहाँ भी कुछ कुछ लोगों ने कहा है। एक फिलोसोफर ने सिर्फ कहा था उनके यहाँ, उसका नाम जानबूझ करके मैं रोका था कि जब इसका प्रसंग आएगा तो बताऊंगा। इलियटिक सोसाइटी, इलियटिक स्कूल ऑफ थॉट का हेरेक्लिटस का भी नाम भी आपको जानना चाहिए। वो अकेला एक फिलोसोफर था यूरोप में जो कहता था कि हर कुछ परिवर्तनशील है और परिवर्तन के प्रतिकूलताओं में उनकी जो अंतःक्रिया और अंतर खेल है उससे ही अस्तित्व भरता है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे डायनेमिक इंटरप्ले ऑफ इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप। इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप बियॉन्ड द अपोजिट्स एंड डायनेमिक इंटरप्ले, उसी से एग्जिस्टेंस उभरता है। ये बात ओपेनहाइमर साहब ने तारीफ कर दी हिंदुइज्म की। अब मैं आता हूँ नील्स बोर पर, जो दूसरे बहुत बड़े मॉडर्न फिजिक्स के माने जाते हैं। वो कहते हैं फॉर ए पैरेलल टू द लेसन ऑफ एटॉमिक थ्योरी वी मस्ट टर्न to those kinds of epistemological problems with which already thinkers like Buddha and Lao Tse have been confronted when trying to harmonize our position as spectators and actors in the great drama of existence. कहता है हमें तो पार्टिकल का बिहेवियर उसी तरह दिखाई पड़ता है। पार्टिकल के बिहेवियर कैसे देखते हैं? पृथ्वी के नीचे कई किलोमीटर गहरे टनल बनाते हैं, फिर उसमें कोलिजन्स कराते हैं पार्टिकल्स का, फिर उसको बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से उसकी बिहेवियर और पैटर्न ऑफ पार्टिकल्स को वॉच करते हैं। फिर उन्होंने इस नतीजे पर पहुँचे, क्यों ये बात कह रहा है, इस नतीजे पर पहुँचे कि कोई भी वस्तु जो पार्टिकल है उसको हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसके पैटर्न के आधार पर उसका अनुमान लगा सकते हैं। वेदांत, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आभासिक कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, प्रत्येक अस्तित्व आभासिक है, सत्य एकमात्र ब्रह्म है। इस बात की, इसी की ओर संकेत कर रहा नील्स बोर। और बुद्धिज्म की जो बात करता है तो बुद्धिज्म का क्या वाक्य है? नागार्जुन एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, वो कहते थे थिंग्स डिराइव देयर बीइंग एंड नेचर बाय म्यूचुअल डिपेंडेंस
and in isolation they are nothing in themselves. संगक्षद्वम संवदद्वम संवो मनन से जानता देवा भागे यथा पूर्वे सम जानना उपासत। ये जो ऋग्वेद का वाक्य है वेदों का हमारे, उसी को प्रमाणित कर रहा है। वो नील्स बोर उधर ही इशारा कर रहा है कि जो ईस्टर्न के हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के लोगों ने ये कहा था कि ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है वह स्थिर नहीं है, सत्य एकमात्र ऊर्जा है, और ये समस्त जो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं उस ऊर्जाओं के डायनेमिक इंटरप्ले हैं, गत्यात्मक अंतरखेल है ये। और उसमें जो निविष्ट गुणधर्म होता है उसके गुणधर्म के अनुसार वो अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए आभासिक रूप से चलते रहते हैं, जबकि वास्तविक रूप से वो मात्र ऊर्जा हैं। दो विपरीत ध्रुवों के मध्य, दो पूरक ध्रुवों के मध्य नृत्य करते हुए वाइब्रेशन। अश्वघोष से पूछा गया कि आप हैं कौन, तो उन्होंने कहा मैं एक वाइब्रेशनल साउंड हूं। हमारे ऋषियों ने जो ओम शब्द का उच्चारण किया ब्रह्म के प्रतीक के रूप में, यहां से सिद्ध होता है आज के मॉडर्न फिजिक्स से कि हम एक वाइब्रेशनल एनर्जी हैं। एवरी पार्टिकल इन द कॉस्मॉस इज एन ऑसिलेटिंग वेव बिटवीन टू अपोजिट पोल्स, एवर डायनेमिक एवर प्रोग्रेसिव। कहां से सिद्ध होता है? एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, शायद आपको थोड़ा हो सकता है विषय आपको गंभीर लगने लगा हो, थोड़ा हल्का कर रहा हूं मैं। आपने नटराज नृत्य देखा है शिव का? किसने किसने देखा है? फोटो में तो देखा ही होगा, शिव को तो नहीं देखा। कैसे होता है जरा मुझे कोई बताएगा? एक हाथ में क्या होता है? डमरू, और दूसरे में क्या होता है? क्या प्रतीक है ये? सिंबल ऑफ क्रिएशन, सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। सर्जना और विध्वंस के भी नृत्य करती ऊर्जा, नृत्य करते शिव। सर्जना और विध्वंस के बीच नृत्य करते शिव, ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक ब्रीथ। और एक हाथ क्या कहता है? इशारा करता है कि ऑलवेज बी इन ए प्रोग्रेसिव मोड, बी डायनेमिक। स्थिर हो गए तो मृत्यु, प्रमाद हो मृत्यु, इसलिए आगे बढ़ते चलो। और एक पैर के नीचे होता है डेमन, ध्यान है? डेमन क्या है? माया। और चौथा हाथ क्या कहता है? इशारा करता है राइज एबव, माया से ऊपर उठ जाओ। सर्जना विध्वंस के बीच नृत्य करती हुई निरंतर प्रकृतिगामी ऊर्जा, जो इस बात का आभास करती हो कि सब कुछ आभासी है, माया है, इसलिए इससे ऊपर उठ करके इंद्रियातीत ज्ञान की ओर अपने को बुद्ध शुद्ध करो। ये कहता है नटराज नृत्य। नटराज नृत्य सिर्फ ये नहीं करता है कि जाके फूल चढ़ा के और चल दो वहां से। ये इसको सिद्ध कौन किया है आज? मॉडर्न फिजिक्स, जिसको आजकल कहते हैं हाई एनर्जी फिजिक्स, सब एटॉमिक फिजिक्स। और इससे भी एक आगे गति बढ़ती हुई जा रही है प्रोफेसर साहब, जिसको कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी का नाम सुना हुआ फिजिसिस्ट लोगों ने? हाँ, हुआ था ना? क्या होती है स्ट्रिंग थ्योरी, जरा बता दो। थोड़ा हमें समझा दो, लेमैन में समझा दो। स्ट्रिंग का क्या अर्थ होता है? नो, आप बताओ। यस, और कोई? हाँ, नहीं, धागा नहीं होता। मैं ठीक बोल रही हो तुम, थोड़ा और आगे बढ़ो, साइंटिफिक लैंग्वेज उसको बोलो। वाइब्रेशनल लूप, बैठ जाओ, ठीक है? दैट इज द रीजन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना? दैट इज द रीजन ऑफ स्ट्रिंग, व्हाई एवरी
पार्टिकल इन द कॉस्मोस इज बीइंग इंटरप्रेटेड विद द स्ट्रिंग थ्योरी। एक थ्योरी आती है बूटस्ट्रैप थ्योरी, खैर इतना अधिक आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। जॉफ्री चू CHEW, उसने दिया है बूटस्ट्रैप थ्योरी। वो कहता है किसी चीज़ को समझना हो तो उसको समझने के लिए पार्टिकल वर्टिकल इन सब चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेचर को समझना है तो उसकी सेल्फ कंसिस्टेंसी और उसके ऑर्गेनिक होल के रूप में समझने की कोशिश करो। खैर वो मैं अपने ज्ञान परंपरा से जोड़ने के लिए हल्का सा उदाहरण दिया, बाकी चूँकि आपको फिजिक्स के स्टूडेंट है ही नहीं कि आपको क्लास लेना है फिजिक्स का, लेकिन ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि जिधर हम बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जब फाउंडेशन हिल रही है, क्रम्बल हो चुकी है, टूट चुकी है, और जब नए फिजिसिस्ट खुद जो वैज्ञानिक पाश्चात्य के हैं, जब वो नए नए देख रहे हैं प्रयोग करके परिणाम, तो आश्चर्य से वो देख रहे हैं भारत के वेदों की ओर, वेदानुकूल शास्त्रों की ओर देखने लगे हैं। उसी तरह से हेजनबर्ग भी कहता है there is a strong indication of certain relationship between philosophical ideas in the foundation of the Far East and the philosophical substance of the atomic physics। कहता है कि जब हम पूर्वी देशों के हिंदुत्व के उपनिषदों के, वो उपनिषदों की बात करता है, कहता है जो उपनिषदों की ओर हम देखते हैं और बुद्ध के शून्यवाद की ओर देखते हैं, दोनों की चर्चा बहुत है वेस्टर्न फिलॉसफी। और आप में से बहुत सारे लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते हैं, मुझे मालूम है। एक लेक्चर में मैं संन्यास आश्रम में दे रहा था, तो वहाँ एक दो लोगों ने मुझसे कहा, साहब आप बुद्ध की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो मैंने पूछा, स्वामी जी से भी पूछा कि क्या हमने मना किया क्या कि बुद्ध की प्रशंसा न किया जाए? स्वामी जी ने कहा मैंने तो नहीं कहा। तो मैं इसलिए आप लोगों को एक जरूर री इन्वेंट करने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ इस आधार पर बुद्ध को नकार देना कि वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, हमारी भारतीय चिंतन परंपरा के साथ भी अन्याय है। हमें अपने देश की पूरी साझी संस्कृति और साझी विचारधाराओं को समझना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ, हो सकता है गलत हूँ मैं कोई दम्भ नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो अंतिम सत्य है, किसी का अंतिम सत्य नहीं होता। लेकिन मैंने जितना पढ़ा है दर्शन को, यूरोप के दर्शन को, कन्फ्यूशियनिज्म को, ताओइज्म को, ज़रथुस्त्र के अवेस्ता को, या भारत के दर्शन को पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध की जो यात्रा है वो वेदों की यात्रा का ही अगला पड़ाव है। आप कभी इसको विचार करके देखिएगा। इस तरह अगर आप देखेंगे तो उपनिषद और ऋग्वेद और सामवेद में भी झगड़ा करने लगेंगे आप। कि जो उपनिषद जिस तरह से ब्रह्म की बात करता है, या जिस तरह गीता में कहता है पुष्पिताम यज्ञ के समिधा की बात की, यज्ञ के श्लोकों से देवताओं को प्रसन्न करने तक सीमित रहोगे तो नहीं, ज्ञान और भक्ति योग से जुड़ो, बातें करता है, तो फिर तो आप आलोचना ही करते रहोगे। ये तो हमारी चरणबद्ध यात्राएं हैं दर्शन की। जैसे मैं यूरोप का लंबा कहानी बताया, उस तरह से हमारे यहाँ भी एक पूरी चरणबद्ध यात्रा है। और जब बुद्ध, लेकिन उन्होंने आत्मा को नकारा भी नहीं है। अगर कहीं पर उन्होंने ठोस ढंग से उस सवाल को टाल जरूर गए हैं। वो जब भी उनसे प्रश्न पूछा गया तो मौन हो जाते थे वो। और वो कहते क्या थे, उनका जो मुझे जो आशय समझ में आता है, जितना मैंने जातक कथाएं पढ़ी, बुद्धिज़्म को पढ़ा, महायान हीनयान को पढ़ा, तो मुझे लगता है इसलिए मौन हो जाते थे। उन्हें लगता था कि हमें मनुष्य को अपने जीवन संचालन के लिए जितनी आवश्यकता है ज्ञान की, उतने तक सीमित रहना चाहिए। अभी इन प्रश्नों को अभी जरूरत नहीं है। या वो शिष्य की पात्रता ना समझते रहे हों, किसकी इतनी पात्रता भी है कि हमारी बात को समझ पाएगा, इसलिए टाल देते रहे हों। उस आधार पर लोगों ने मान लिया कि वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। हाँ, वो ये जरूर मानते थे जो हिराक्लिटस कहता था यूरोप का, उससे पहले बुद्ध थे हमारे, और वो कहते थे कि प्रतिकूलताओं के अंतर खेल और अंतः क्रिया से ही अस्तित्व भरता है। इसलिए हो सकता है कि किन्हीं विषयों पर मतभिन्नताएं भी हों, लेकिन पूज्य स्वामी जी को जितना मैंने समझा है वो पूरे भारत की साझी सांस्कृतिक दार्शनिक यात्रा को सम्मान देते हैं। इसलिए मैं पूरी यात्रा को सम्मान देना होगा। और जब पूरी यात्रा को सम्मान देते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिजिक्स के लोग, स्टैटिस्टिक्स के लोग, मैथमेटिक्स के लोग बहुत पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी,
और आज के मॉडर्न फिजिसिस्ट भी कह रहे हैं कि अगर आप कोई पार्टिकल देख रहे हैं तो पहले की साइंस क्या मानती थी? ऑब्जेक्टिविटी, कि कोई रिजल्ट आएगा तो उसका एक फिक्स फाउंडेशन होगा, फाउंडेशनल लॉ होगा, और एक जो थ्योरी आ गई वो ऑब्जेक्टिव होगी। ऑब्जेक्टिव का मतलब है वस्तुनिष्ठ, ठीक है, और विषयनिष्ठ नहीं हो सकता, सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन आज के फिजिसिस्ट कह रहे हैं कि हुजूर कैसे संभव है? जब पूरा ब्रह्मांड डायनेमिक है, पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, आप भी गतिशील हो, आप जिन पार्टिकल से बने वो भी गतिशील हैं, तो आप एक जगह से जब देख रहे हो किसी पार्टिकल को, तो चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी कुछ तो गति आप में भी हुई होगी। तो इतना ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है आपका? तो मॉडर्न फिजिक्स ने कहा कि नहीं, सब्जेक्टिविटी, पार्टिकल इज नॉट एग्जिस्टिंग देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, there is a probability of existence of such a particle which has certain kind of characteristic. इसको अगर जैन धर्म की ओर मुड़िए तो क्या कहते हैं? स्यातवाद। अस्ति नास्ति नास्ति अस्ति, अस्ति नास्ति अस्ति, नास्ति अस्ति अस्ति नास्ति। पढ़ा है कि नहीं जैनिज्म को? स्यातवाद, उसको पढ़ लेना। प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पूरा ही आती है। थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ हेजनबर्ग पूरी की पूरी जैनिज्म में समाहित है। हम कैसे ना कर सकते हैं? अपनी पूरी भारत की ज्ञान परंपरा को सम्मान देना। तो ये आज की तारीख में 3-4 जो फंडामेंटल मैं समराइज कर रहा हूं कि जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स कहती थी कि हम पार्ट्स का अध्ययन करके संपूर्ण को जान लेंगे, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति और वेद कहते हैं कि समग्रता के साथ ही अंश का भी बोध हो सकता है। ये विज्ञान है हमारे वेदों में। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रक्चर को फिक्स मानते हैं। मैटर वाले जो दार्शनिक होते हैं, जो सिर्फ मैटर में विश्वास करते हैं, उन्होंने कहा स्ट्रक्चर फिक्स है और उसके आधार पर हम लॉज को डिफाइन करते हैं। अब नई फिजिक्स क्या कह रही है कि स्ट्रक्चर नहीं, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, प्रक्रिया इंपॉर्टेंट। और इसीलिए परिभाषा में अब हम कई लोग कहते हैं कि कोई चीज अगर है ना, द थिंग इज ए ओनली इवेंट। इसको कभी मंथन करिएगा और गहराई से कि आप अगर यहाँ पर हैं तो आप नहीं हैं, एक इवेंट हैं। किसके इवेंट हैं? ऊर्जाओं के संघात के, कणों के संघात के, उनके इंटरप्ले के, उनके डायनामिज्म के एक इवेंट हैं। उस प्रोसेस से आप ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप हैं। आभासी वेदांत। तीसरा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि फाउंडेशनल जो लॉ होता है उसको फंडामेंटल लॉज कहते हैं। फंडामेंट शब्द होता है यूनान का, फंडामेंट का अर्थ होता है बेसिस, आधार। तो उन्होंने, देकार्त ने भी कहा कि साइंस अगर तुम डेवलप कर रहे हो तो उसमें फंडामेंटल होने चाहिए, मतलब ऐसा आधार होना चाहिए जो पुष्ट हो, बिल्कुल नींव हिलने वाली ना हो। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स कह रही है कि किसी पार्टिकल के, किसी भी ब्रह्मांड के, किसी भी नेचर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फाउंडेशन हो ही नहीं सकता। फाउंडेशन विल बी ऑलवेज फ्लूइड, बदलता हुआ होगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि विज्ञान से सत्य नहीं खोजा जा सकता। अब ये फिजिसिस्ट मान रहे हैं, वेदों में हमने सत्य को इंट्यूशन से जाना, ऋषियों ने। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम विज्ञान से सत्य नहीं खोज सकते। क्या कर सकते हैं? लिमिटेड अप्रॉक्सीमेट नॉलेज, सीमित और अनुमानित ज्ञान ही सिर्फ विज्ञान से प्राप्त हो सकता है। ये मॉडर्न फिजिसिस्ट इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड एक्सेप्टेंस। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो वर्तमान विज्ञान है उससे जितने भी अस्त्र शस्त्र बने, या सोशल इंस्टीट्यूशंस बने, या या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बने, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बने, उसमें क्यों स्त्री विरोधी क्यों है? आप कभी इसको अध्ययन करिएगा कि जितना भी वर्तमान विज्ञान न्यूटोनियन मैकेनिक्स से उभरा
और उसके आधार पर जितनी भी टेक्नोलॉजी आई, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी का जो मूल है युद्ध की ओर प्रेरित, शोषण की ओर प्रेरित, क्रॉन्जी कैपिटलिज्म की ओर प्रेरित, कैपिटल के कंसंट्रेशन की ओर प्रेरित, सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी विषमता, इनइक्वालिटी, इसकी द्योतक क्यों हुई? उसके पीछे एक फिलॉसफी तलाशी गई। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब डेकार्त ने कहा और न्यूटन ने शुरू किया और बाकी वैज्ञानिकों ने उस न्यूटोनियन मैकेनिक्स को वर्ल्ड तैयार करना शुरू किया, उस समय किंग्स जेम्स फर्स्ट ब्रिटेन का था, उसका एक अटॉर्नी जनरल हुआ करता था, फ्रांसिस बेकन। क्या नाम था? वो कहता था कि जो प्रकृति जो है ना, वो स्त्री स्वरूपा है, और इस नेचर को जब तक गुलाम नहीं बनाओगे, डोमिनेट नहीं करोगे, तब तक मनुष्य प्रगति नहीं कर सकता। अब उसने कहा तो नेचर को, लेकिन नेचर को फेमिनिन जेंडर के रूप में कहा। हमारे यहाँ तो कहते हैं पुत्रोहम पृथिव्या, कि पृथ्वी के पुत्र हैं हम, और वो क्या कह रहे हैं कि ये ऐसी स्त्री है प्रकृति जिस पर कब्जा करना जरूरी है। और उस फ्रांसिस बेकन की इस फिलॉसफी के आधार पर जितने भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज आई, फिलॉसफीज आई, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को, पितृसत्तात्मक समाज का पोषण करने वाली होगी। इसलिए तमाम तरह के विकार आ गए। अब सारे मॉडर्न फिजिसिस्ट महसूस करने लगे हैं कि लौटो पूरब की ओर, लौटो हिंदुइज्म की उस अधारणाओं के प्रति जहाँ पर एकत्व का बोध है, समग्रता का बोध है, अभ्युदय निश्रेयस का समन्वय है, जहाँ पर हमारे अंदर मैटर और स्पिरिट में विभेद नहीं है, जहाँ पर हमने पहले ही अग्नि को पूरे पुरुरूपा, विश्वरूपा, ऊर्जा को पूरे संगत स्वरूप में एक हमने पुंजीभूत माना है, उस वेदों के दर्शन की ओर आओ। ये देखिए, ये जो कहते हैं ना कि हमारे शास्त्रों में प्रयोग नहीं होते थे, दृष्टानाम दृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टाभावे प्रयोगो अभ्युदयाय। जो चीज़ आपने दृष्ट कर ली है, जो दृष्ट कराना, दूसरों को दक्षता देना आवश्यक है, उसको प्रयोग के माध्यम से जब आप सिद्ध करते हैं तब वो अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त होता है। ये वैशेषिक का है 10वें अध्याय का। आगे चलो। वेदों में अविनाशी ऊर्जा, ये तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए चलाऊंगा कि आप लोग सब लोग पढ़े ही हैं। यो देवानाम नामधा एकेव अग्नित्वना शतिनम पुरुरूपम स्त्रीणास्य संगतो विश्वरूपा वैश्वानरो विश्वकृत। आगे चलो अगली स्लाइड पर। वैश्वानर नाविरस क्षितीनाम वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टि आसूर्य औषधि स्वपसु या मानुषे स्वसी तस्य राजा। ये सारे का अर्थ जो है, जब मैं देखता हूँ मॉडर्न फिजिक्स से, तो जहाँ पर हम ऊर्जा की बात कर रहे थे अभी मॉडर्न फिजिसिस्ट, वहाँ पर हमारे ऋषियों ने अग्नि को ही पुरुरूपा, विश्वरूपा, विश्व के निर्माण का केंद्र, उसको चाहे आप बूट स्ट्रैप थ्योरी से मिलाएं, चाहे स्ट्रिंग थ्योरी से मिलाएं, चाहे हाई पार्टिकल फिजिक्स से मिलाएं, जो अग्नि के जिस स्वरूप की व्याख्या हमारे ऋषियों ने की है, पूरा का पूरा मेल खाता है कि मैटर रही है, एनर्जी है। ये लोग कहते हैं कि भाई भौतिक रूप से हमारे ऋषि नहीं करते थे। सबको मालूम है कि अरण्य के उससे टकरा करके अग्नि पैदा किया अथर्वा ने, ऋषि ने, दधीच ने उसका यज्ञ में प्रयोग किया। और 3 तरह की अग्नि, भौतिक, जलीय, भूगर्भीय अग्नि, तीनों का अथर्वा ऋषि को जाता है श्रेय। आगे बढ़ो। अग्नि द्वारा परमाणुओं में गति, ये ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में है। अग्नि ऊर्धा दिवा ककुतपति पृथिव्यामयम अपाम रेतांश जिन्वति। इसका जो भाष्य किया गया है वो किया गया है कि जो परमाणुओं को गति प्रदान करता है वह अग्नि ही प्रदान करता है, ऊर्जा ही प्रदान करता है, जो आज की मॉडर्न फिजिक्स में जो संकेत मिलता है। आगे चलो। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मॉडर्न फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। मित्र और वरुण की जब हम व्याख्या करते हैं वेदों में, तो आध्यात्मिक अर्थ में, आदिदैविक अर्थ में तो भिन्न है, लेकिन जब आदि भौतिक संदर्भ में करते हैं तो 2 विपरीत आवेश हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। इसकी बात आपको आगे सिद्ध होगी। जो अगस्त्य संहिता में आप बैटरी बनाने की पद्धति का श्लोक देखेंगे तो वहाँ पर मित्र वरुण को उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव आवेश के रूप में ही दिखाया है। तो ये इसका है कि जैसे इन्होंने कहा कि मित्र वरुण, ये सब गुणधर्मों की पारिभाषिक शब्दावलियां हैं। जब मित्र और वरुण समान मात्रा में अपने अंश का परित्याग करते हैं तो वशिष्ठ का अस्तित्व उभरता है। ये वशिष्ठ का प्रथम जन्म है।
जो अस्थायी होता है किंतु अगस्त के संपर्क में आने पर स्थायी स्वरूप ग्रहण करता है। इसमें फिजिक्स कैसे है? फिजिक्स ऐसे है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, बता रहा हूँ, ये गुणधर्म को दिखाने वाले हैं। जैसे मित्त वरुण मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन माना आपने, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब अपने अपने आवेश का परित्याग करते हैं तो न्यूट्रॉन बनता है, जो न्यूक्लियस में वास करता है, वशिष्ठ। और जब उन वशिष्ठों की न्यूट्रॉन आइसोलेशन में अस्तित्व नहीं रखता, लेकिन जब उसकी एक वेव पैटर्न बन जाता है तब उसका अस्तित्व आ जाता है, अन्यथा वो आभासिक है। तो जब उसमें एक गति के रूप में, तरंग रूप में आ जाता है, तब वो अगस्त के रूप में अस्तित्व में हो जाता है। ये इसकी व्याख्या है इसकी। उसी तरह से एक बहुत कहानी सुनते हैं हम लोग कि यम और यमी जुड़वा भाई बहन है। अगर इनका ये आपस में मिलन हो गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये चर्चा होती है कथानकों में, पुराणों में। यम यमी क्या है, उसके नीचे हमने लिखा है, विवस्वान ऊर्जा को अगर हम वेदों की विवस्वान की व्याख्या करते हैं डिटेल में, भाष्य किया लोगों ने, तो जो आज के विज्ञान का जो फोटान है, एनर्जी का पैकेट, क्वांटम फील्ड, उसको विवस्वान से उन्होंने पूरी की पूरी संज्ञायित किया है, पूरा मेल खाता है। और कहते हैं कि जब आप अगर देखिएगा तो आजकल दो डिराक के नाम लिया था मैंने ना, पॉल डिराक। पॉल डिराक एक फिजिसिस्ट है जो कहता है प्रत्येक कण का एक एंटी पार्टिकल होता है। कण होगा, उसका प्रतिकण होगा, लेकिन अगर कण प्रतिकण दोनों मिल जाते हैं, वो हमेशा डांसिंग एनर्जी के रूप में रहते हैं, लेकिन दोनों अगर मिलते हैं तो दोनों के मिलने से फोटान तो आता है, रिलीज होता है, लेकिन दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो यम यमी का इसलिए मिलन नहीं कहा जाता कि ताकि उनका अस्तित्व ही सृजन का, सृष्टि का क्रम बंद हो जाएगा, इसलिए मना किया गया कि दोनों का नहीं होना चाहिए मिलन। ये है जो मैं अगस्त संहिता की बात कर रहा था। आप लोग संस्कृत अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका अर्थ ये है कि मिट्टी के बर्तन में तांबे की पट्टिका डाल दो और इसके बाद उसमें कॉपर सल्फेट सिखीग्रीवा डाल दो। सिखीग्रीवा डालने के बाद फिर उसमें उड का, लकड़ी का गीला बुरादा डाल दो, पारा डाल दो, जस्ता डाल दो और तार से जोड़ दो तो बिजली आ जाती है। ये अगस्त संहिता में लिखा हुआ है। और जब इसको प्रोफेसर पीपी होले, नागपुर विश्वविद्यालय के, उन्होंने जब रिसर्च किया था 1990 के आसपास, तो उन्होंने जब करके दिखाया कि 1.38 वोल्ट पावर और 23 मिली एम्पियर की बिजली पैदा हो गई उससे, तो उसको उन्होंने कांग्रेस, जो अखिल भारतीय साइंस कांग्रेस होता है, उसमें उन्होंने रखा और उसमें अप्रिशिएट किया गया। तो हम ये बताओ कि फिर हम क्यों ना कहें कि भाई फराडे नहीं, बिजली के उत्पादक तो अगस्त थे। ताली तो बजाओ अगस्त ऋषि के लिए। आगे बढ़ो। इसी तरह से उन्होंने जो विद्युत है उसकी इतना क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने, अगस्त संहिता में ही लिखा है। तड़ित रेशमी वस्त्रों के घर्षण से, सौदामिनी विभिन्न रत्नों के घर्षण से, जो बादलों के घर्षण से, उसको विद्युत कहते थे। शतकुंभी, जो सेलों अथवा कुंभों द्वारा उत्पन्न हो। हृदयनी, जो कंजर्व की गई हो एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन भी था कि बिजली को एक जगह इकट्ठा करो, इसके बाद कहीं सप्लाई करो। और जो चुंबकीय दंड से उत्पन्न हो उसको अश्नि। तो जिसने इतना क्लासिफिकेशन किया हो मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, उस व्यक्ति को हम विद्युत का जन्मदाता कहते ही नहीं, संकोच करते हैं। प्रकाश गति के बारे में मैंने समझा दिया था पहले ही। ये ऋग्वेद के 3 मंडल में 53वें सूक्त का 8वां श्लोक है। इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा। उसका एक छोटा सा अंश है, 1/4। आगे चलो बेटा। अब देखिए, जो आइंस्टीन जो है, जो भी मैं बात कर रहा था कि न्यूटन तो टाइम और स्पेस को एब्सोल्यूट मानता था, द्रव्य नहीं मानता था। वैशेषिक दर्शन में उस समय ही महर्षि कणाद ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, द टाइम एंड स्पेस, मन और जीवात्मा को द्रव्य की श्रेणी में रखा, जो आइंस्टीन के आने के बाद पाश्चात्य देश माने। मन और दिक और काल को वो मानते ही नहीं थे, वो तो एब्सोल्यूट मानते थे उसको।
इसी तरह से जो गति होती है, गति के नियम, हम गति की बात करते हैं, उन्होंने 5 गतियों की बात की, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। वैशेषिक दर्शन में 5 प्रकार की गतियों, मैं एक छोटे छोटे ग्लिम्सेस दे रहा हूँ, वैसे तो अपरिमित है कि किस तरह से उन्होंने वैशेषिक दर्शन में जो गति के नियम के लिए हम कहते हैं न्यूटन ही सबसे महान था। आगे चलिए, ये 3 नियम बहुत फेमस हैं कि भाई न्यूटन साहब ने दिया, और इसकी कहीं चर्चा विश्व में किसी दर्शन में नहीं रही। वैशेषिक दर्शन में इसकी चर्चा है। पहला नियम वो क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, कि कोई अगर बाहरी कोई बल नहीं लगाते हैं तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है। संयोग विभागा वेगानाम कर्म समानम, संयोग करना हो, विभाग करना हो, या वेग पैदा करना हो, गति पैदा करना हो, तो कर्म करना होगा। दूसरा क्या कह रहे हैं? प्रयत्न विशेषात नोदन विशेषः, जो मोमेंटम की बात करते हैं, फिजिक्स को लोग समझ रहे हैं, मोमेंटम जो बल के समानुपाती है और उसी दिशा में होता है ना, जितनी मात्रा में लगेगा, तो कहते हैं जितना प्रयत्न विशेष होगा उतना ही विचलन विशेष होगा। वैशेषिक दर्शन में उस समय चर्चा है। एंड कार्य विरोधी कर्म, जो कार्य आप ये करते हो उसका विरोधी कर्म भी वहां उपस्थित होता है। यही तो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज ओन एंड इक्वल रिएक्शन। ये तीनों तो वैशेषिक दर्शन में पहले से है। भाई महर्षि कणाद के लिए ताली बजा दो, बट हमने इसको स्थापित नहीं किया। आगे चलो, पृथ्वी, जो मैं पहले ही चर्चा कर रहा था कि जो कोपरनिकस और केपलर और गैलीलियो को जिसके लिए सजा मिल रही थी, हमारे देखिए ऋग्वेद में है कि सब लोगों के साथ सूर्य का आकर्षण है, इसे तो सब लोग अपनी अपनी कक्षा में चलते हैं। आगे बढ़ो। आयम गौ प्रश्निर्क्रमी, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना ऋग्वेद में, गोल होना ऋग्वेद में, अक्ष पर घूमना ऋग्वेद में, और ये जो प्राची ककुवम पृथिव्या नो दोहताम, ये भी ऋग्वेद यजुर्वेद दोनों में है। आगे बढ़ो। अच्छा नहीं, उसी में रहने दो, पिछला है ना अभी। हाँ अच्छा नहीं ठीक, वो जो ऊपर वाला है प्रोफेसर साहब, सविता यंत्र पृथ्वी अरमणाद स्कंभने सविता द्याद्रहंत, ये इसी को कोपरनिकस ने जब कहा तो उसके लिए तो बहुत तालियां बजी। और हमारे यहाँ इतने वर्षों पुराना, हजारों साल पुराना ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, उसके बारे में लोग नहीं ढूंढ पाए। आगे बढ़ो। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, अपाम संयोगा भावे गुरुत्वात् पतनम, ये वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने कहा है। पृथ्वी में कोई ऐसा विकार है जो उसको खींचता है अपनी। और ये जो है, ये पूरा का पूरा देखिए, पूरा महाभाष्य जो पतंजलि का महाभाष्य में है, ये व्याकरण महाभाष्य में, ये पूरा का पूरा लिखा कि जब यदि मिट्टी का ढेला ऊपर फेंका जाता है तो वायु वेग पूरा करने के पश्चात न टेढ़ा जाता है न ऊपर बढ़ता है, पृथ्वी का विकार है, इसलिए पृथ्वी पर वापस आता है। आगे बढ़ो। अब ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा था, जो लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय। महर्षि भृगु अपने ग्रंथ में शिल्प विज्ञान की चर्चा जब करते हैं तो कितने की चर्चा किए हैं देखिए, धातु विज्ञान, अग्नि विज्ञान, वेश्म शास्त्र, प्रकार शास्त्र, नगर शास्त्र, यंत्र विज्ञान, वस्त्र निर्माण, शस्त्र निर्माण, गृह निर्माण, प्राणी विज्ञान, पशु विज्ञान, खनिज। अगर ये सब उस समय टेक्नोलॉजी नहीं रही होती तो महर्षि भृगु इतनी चर्चा कैसे कर देते अपने शिल्प विज्ञान। आगे बढ़िए। अब ये विमान और जो अंतरिक्ष की बात हमने डिटेल की थी, ये हम स्लाइड दे देंगे निधीश जी। मैं तेजी से चलाता जा रहा हूँ क्योंकि वक्त तेजी से भाग रहा है, लेकिन जो मैं चर्चा कर रहा था वेद में विमान, अंतरिक्ष यात्रा, विमान की रचना। आगे बढ़ो। अनश्व दिव्य रथ, अब इसको जरा पढ़िए। एक शब्द जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संकेत से चलने वाले, रिमोट से, जो आज अभी भी संभव नहीं है रिमोट वाला गाड़ी चलाने के लिए। उसकी चर्चा कर रहे थे, सब कपोल कल्पना थी वो। और आगे नीचे देखिए,
जिस कोई घोड़ा नहीं, लगाम नहीं, 3 पहिए और अंतरिक्ष में सर्वत्र घूमता है, ये क्या है बताओ? तो ताली तो बजाओ शौनक जी के लिए। आगे बढ़ो। ये विमान शास्त्र जो ऋषि भारद्वाज के यंत्र सर्वस्वम में पूरा वैमानिक शास्त्र की चर्चा है, पूरी डिटेल वहीं से लिया था हमने। आगे चलो। ये आकाश मार्ग की जो बात कर रहा था, रेखा पथ, मंडल पथ, कक्षा पथ, शक्ति पथ, केंद्र पथ, इतने तरह के सिविल एविएशन के मार्ग निर्धारित थे। आगे चलो। अब ये देखिए किस किस फ्यूल से चलता है ये। शक्युदगम वर्गम, विद्युत शक्ति से चलने वाले, भूतवाय वर्गम, धूमयान वर्गम, शिखोद्य वर्ग, पंचशिखी, शिखरणी, शिखावती, कुदसिखी आदि वनस्पतियों के तेल से चलने वाला, अंशुवाह वर्गम, सूर्य किरणों की शक्ति से चलने वाला विमान, तारामुख वर्गम, मणिवाह वर्गम, मरुत्सखा वर्गम। इसके उन्होंने पारे के भाप से भी विमान के चलने की चर्चा किया उन्होंने। इतने तरह के फ्यूल से चलने वाले विमान की चर्चा है उसमें। ये क्या सिर्फ कपोल कल्पना हो सकती है? रस से। अब वो आज तक विज्ञान नहीं पहुंचा वहां तक। उनका ये कहने का अर्थ है कि जो आकाश में जिस तरह से नक्षत्र और सूर्य की किरणें वगैरह सब हैं, उनके रसों से भी, चंद्रमा के उससे भी वो विमान चल लेते थे, जिनको दिव्य रथ कहते थे हम लोग पुराणों में। उसका उन्होंने टेक्नोलॉजी में चर्चा किया है। अब देखिए उन्होंने विमान ऊर्जा की फिर और चर्चा किया है कि सौर ऊर्जा से चलाने के लिए विमान के ऊपर सख्याकर्षण पंजर लगाया जाता था, तारों का जालीदार खटोला सा होता था, इसमें सूर्यकांत आदि अनेक मड़ियां लगी होती थी जो सूर्य की ऊष्मा को खींचती थी। विमान सुरक्षा के बारे में जो बिजली की गिरने वाली बात कर रहा था मैं, जो आकाशीय बिजली से बचने के लिए भी उसकी चर्चा है। आगे चलो। नौका शास्त्र के बारे में तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में बहुत ही चर्चा है कि वहाँ पर सैकड़ों लोग उसको, इतना बड़ा नौका था कि सैकड़ों लोग उसको चला रहे थे। और वो तो सच भी है, वरना भगवान राम जाते कैसे उस पार अगर नौका नहीं होती? हाँ, भरत जी भी गए। आगे चलो। इस पर हमने बाकी और संक्षेप कर दिया है कि एक संकेत देने के लिए, ताकि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो इस नज़रिए से शास्त्रों और वेदों को देखें। वनस्पति शास्त्र, इसको पढ़िए। वृक्षों के कट जाने पर हमने जो अर्थ देखा, नवांकुर उत्पन्न होते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, वृक्षों में जीवन के लक्षण हैं, वृक्ष अचेतन नहीं है, महर्षि चरक के अनुसार वृक्षों में चेतना होती है। आधुनिक कालखंड में इस तथ्य को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने प्रमाणित किया। इस श्लोक से ध्वनित है वो बात। आगे चलो। वृक्षांग, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, इसकी चर्चा भी आपको श्लोक में मिलती है। और क्लोरोफिल की चर्चा, जो अवितत्व की बात कर रहा था, उसकी चर्चा मिलती है। आगे बढ़ो। वृष्टि विज्ञान, यह विज्ञान देखिए कैसे पानी बनता है समुद्र से, कैसे सूर्य के ताप से भाप बन करके ऊपर जाना, फिर हवा के साथ मिलकर के उसकी बारिश होना। इस विज्ञान की चर्चा भी, मेट्रोलॉजी की भी चर्चा पहले से हमारे यहाँ है, हजारों साल पहले से। अच्छा, वृष्टि विज्ञान में तो बहुत समृद्ध रहा हमारा देश। अगर आप घाघ की कविताएं तो सुने होंगे, घाघ की कितने लोगों ने सुनी है? बहुत कम लोगों ने। घाघ की अगर कविताएं पढ़ लो तो आज के मौसम विज्ञान विभाग फेल है। वो आपको बता देंगे कि किस तरह के बादल, किस रंग के बादल, किस दिशा से, किस दिशा की हवा से आते हैं तो बारिश होगी, किस में नहीं होगी, किस में हल्की होगी, किस में तेज होगी। नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बता देंगे कि कौन से तारे अगर ज़्यादा प्रकाशवान दिख रहे हैं तो अगले दिन कौन सी बारिश होने वाली है, किधर होने वाली है।
ये घाक कवि की कविताओं के माध्यम से। वो क्या था? वेदों के, ऋषियों के, अंतरिक्ष के जो प्रेक्षण था, उसके आधार पर जो उन्होंने कृषि को संचालित करने के लिए समय समय पर जो ऋचाएँ लिखी होंगी, उसका ठेठ में कविता के रूप में घाक कहते हैं उसको। इंद्रधनुष की चर्चा बृहद संहिता में बारामीर ने लिखा है इसको। बारामीर, कम से कम मैं इसलिए बारामीर की चर्चा किया कि भले वो वेदों के ज़माने के नहीं थे, लेकिन वेदानुकूल गणितज्ञ थे। और यूरोप में इंद्रधनुष की बात जब उठती है ऑप्टिक्स की, उससे कम से कम 1000 साल पहले बारामीर ने बात लिखी थी इंद्रधनुष की। जब वेस्ट के फिजिसिस्ट इंद्रधनुष की बात जब करते हैं 18वीं सदी में, और ये करते हैं बात आपके 7वीं 8वीं सदी, तो इतने पहले अगर वो इंद्रधनुष की बात कहते हैं, तो मैं संक्षेप में सिर्फ अंत में ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम पाश्चात्य विज्ञान के आधार पर भी अपने वेद और वेदानुकूल शास्त्रों को देखते हैं, तो उसमें हमें पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक अवधारणाएं और टेक्नोलॉजी दिखाई पड़ती हैं। और एक कदम और आगे देखें, जो भारत के जो वैज्ञानिक हैं, उनके लिए आशा की किरण है वेद और वेदानुकूल शास्त्र। और यदि वेदों से थोड़े भिन्न हुए भी शास्त्र जो हमारी सांस्कृतिक यात्रा के दौरान रहे हैं, ज्ञान परंपरा, उनको अगर हम अध्ययन करेंगे तो आप देखो कि जब वर्तमान पाश्चात्य के वैज्ञानिक शोध करके और इस जो उनका जो एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोगों से जो उनका परिणाम आ रहा है, एविडेंस आ रहे हैं, उस एविडेंस की जब एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस के बाद जब वो कॉन्सेप्ट पा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट उनको हमारे वेदों, उपनिषदों और बुद्धिज्म से मिलता है। तो हमारे लोग जो यहीं की धरती पर पैदा हुए, यहीं की सांस्कृतिक यात्रा के अविच्छिन्न श्रृंखला के अंश हैं, अगर वो इन धारणाओं के आधार पर विज्ञान के अन्य अगले शोधों के बारे में अगर जिज्ञासु प्रवृत्ति से शोधकर्ता बने, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया को एक समग्र विज्ञान का एक नई अवधारणा की बयार बहा सकते हैं। इसलिए जरूरी है वेदों का विज्ञान। हमें सिर्फ ये जबरदस्ती खींच करके नहीं कहना है कि जो न्यूटन था लिखा है वही वेदों में लिखा है, क्योंकि न्यूटन का तो आधा अधूरा विज्ञान था। हमारा जो विज्ञान है, हमारे जो वेदों का विज्ञान है, ऋषियों का विज्ञान है, वहाँ तक मॉडर्न फिजिक्स अब पहुँचने की और दहलीज पर दस्तक दे रही है। अभी पूरी तरह से पहुँची नहीं है, संकेत मिल रहा है उनको, और हमें उसका ज्ञान पहले से है। अगर हम उसके आधार पर शोध करें तो दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं, विज्ञान में नहीं। जब विज्ञान में दिशा देंगे तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? राजनीतिक तंत्र पर, सामाजिक तंत्र पर, सांस्कृतिक मूल्यों पर, जीवन पद्धति पर, जीवन शैली पर। और जो पूज्य स्वामी जी कहते हैं ना, जो एलोपैथ के बारे में खंड खंड की बात करते हैं, जब हम समग्रता के विज्ञान के हो जाएंगे पूजा करने वाले, समग्रता के विज्ञान के आराधक हो जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से एलोपैथी में हम खुद ही अविश्वास करने लगेंगे। क्योंकि अभी तक एलोपैथी किस पर आधारित है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर। किस पर? न्यूटन की जो फिजिक्स थी ना, न्यूटोनियन मैकेनिस्टिक फिजिक्स, उस पर एलोपैथी का पूरा सिद्धांत है। और वो उसका फाउंडेशन हिल चुका, लेकिन अभी उसकी चिकित्सा पद्धति चल रही है। जबकि वो वैज्ञानिक भी मानने लगे कि अब तो समग्रता में सोचना चाहिए, कि आप ऑर्गेनिक हैं, जो हमारी ज्ञान परंपरा रही है, कि हम समग्र हैं, हम खंड नहीं हैं। ये बार बार बोध कराने की जरूरत है, जो ऋषियों ने हमारे वेदों में और वेदानुकूल शास्त्रों में बोध कराया है। और इस आधार पर अगर हम प्रकृति के रहस्यों को समझेंगे तो निश्चित रूप से स्वयं का जीवन भी ठीक रखेंगे और अगले विश्व को एक नई दिशा और विश्व गुरु होने का आभास और एहसास प्रामाणिकता के साथ दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।